हेलो बैंकर्स, वेलकम बैक टू श्योर इंक्रीमेंट। आज हम अपना चैप्टर 3 इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया एंड नीति आयोग स्टार्ट करेंगे। सो लेट अस सी व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक जो प्लानिंग है उसकी बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग के जो 5 ईयर प्लान गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए थे तब से लेके अब तक जो इकोनॉमिक प्लानिंग रही है गवर्नमेंट की उसके बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक प्लानिंग के पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, किस लिए इकोनॉमिक प्लानिंग की जा रही थी, इस बारे में पढ़ेंगे। देन टाइप्स ऑफ प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट उन प्लानिंग से गवर्नमेंट ने क्या अचीवमेंट्स की, क्या अचीव हुआ, उस बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट 1 बाय 1 सभी 5 ईयर प्लान्स के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट जो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके गवर्नमेंट ने नीति आयोग बनाया उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड लास्ट फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर 5 ईयर प्लान्स। जो 5 ईयर प्लान्स गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किए गए उसमें जो फाइनेंस, जो पैसा जो गवर्नमेंट के पास आता है उसके रिसोर्सेज क्या क्या हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो लेट अस मूव टू आवर फर्स्ट टॉपिक, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। फ्रेंड्स, जहाँ पर भी पूरे इस चैप्टर में आपको ये स्टार मार्क दिखे उससे आप ये समझ लीजिए कि इस पर्टिकुलर टॉपिक का एग्जाम में आने के चांसेस हाई है और इन्हीं टॉपिक्स को आप रिवीजन के दौरान अच्छे से दोबारा पढ़ेंगे। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, आप वहां से आराम से इस पीडीएफ को दोबारा रिवाइज कर सकते हैं और आप चाहें तो इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं ताकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आए। इकोनॉमिस्ट H.D. Dickinson defines economic planning as the making of major economic decisions, what and how much is to be produced, whom it is to be allocated by the conscious decision of determinate authority on the basis of comprehensive survey of the economic system as a whole. एक इकोनॉमिस्ट थे H.D. डिकिंसन, उन्होंने डिफाइन किया इकोनॉमिक प्लानिंग को। बेसिकली इस डेफिनेशन को हम 5 डिफरेंट सेंटेंसेस में तोड़कर समझ सकते हैं। फर्स्ट है द मेकिंग ऑफ मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस। मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस को बनाकर व्हाट एंड हाउ मच इज टू बी प्रोड्यूस, क्या और कितना प्रोड्यूस किया जाएगा, whom इट इज टू बी एलोकेटेड, एंड देन वो प्रोडक्शन कहाँ एलोकेट की जाएगी बाय द कॉन्शियस डिसीजन ऑफ डिटरमिनेट अथॉरिटी। जो वो एलोकेशन होगी वो डिसाइड करेगी एक डिटरमिनेट अथॉरिटी किस बेसिस पर, on the basis of comprehensive survey of economic system as a whole। एक प्रॉपर comprehensive survey करके वो देखेंगे कि क्या और कितना प्रोड्यूस करना है, कहाँ एलोकेट करना है। ये एक बेसिक डेफिनेशन H.D. डिकिंसन के द्वारा दी गई थी इकोनॉमिक प्लानिंग की। और शॉर्ट में समझे, इन ए नटशेल, प्लानिंग इज द स्किल ऑफ रीचिंग एनी सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज एट हैंड। प्लानिंग को हम एक ऐसी स्किल कह सकते हैं जिसमें जो हमारे हाथ में रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। वो ऑब्जेक्टिव कैसा भी हो सकता है, अब ये ऑब्जेक्टिव्स आगे चैप्टर में आप समझेंगे कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो बेसिकली आप एक ये डेफिनेशन जरूर याद रखिएगा जो इकोनॉमिस्ट H.D. डिकिंसन ने दी। एंड इन ए नटशेल आप ये ध्यान रखिए कि प्लानिंग एक ऐसी स्किल है जिसमें आपके रिसोर्सेज जो आपके हाथ में है उन्हें यूज करके एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, इसे आप इकोनॉमिक प्लानिंग से समझ सकते हैं। लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट टॉपिक कि टाइप्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग किस किस टाइप्स की होती है। सम ऑफ द की फॉर्म्स ऑफ प्लानिंग दैट आर पार्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग प्रोसेस आर एज फॉलोज। पहला जो टाइप है वो है रीजनल प्लानिंग। The United States was the first country to begin regional planning in 1960 and it was a huge success in achieving its well-defined goals. United States पहली कंट्री थी जिसने रीजनल प्लानिंग 1916 में स्टार्ट की और यूनाइटेड स्टेट्स को इसमें एक अच्छी सक्सेस मिली। सक्सेस कैसे मिली? जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि जो रिसोर्सेज आपके हाथ में थे उन्हें यूज करके एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, एक गोल अचीव करना। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने रीजनल प्लानिंग में जो भी उनके हाथ में रिसोर्सेज थे उसे यूज करके एक वेल डिफाइंड गोल अचीव किया। प्लानिंग is implemented at the regional levels and is targeted to a wide geographical area, guaranteeing optimal space utilization and human activity distribution.
प्लानिंग को पहले एक रीजनल लेवल में इम्प्लीमेंट किया गया और धीरे धीरे उसका एरिया और बड़ा किया गया, एक वाइड ज्योग्राफिकल एरिया में उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया गया। नेक्स्ट प्लानिंग देखते हैं, नेशनल प्लानिंग। It all started with the Soviet Union, which implemented its first 5-year plan from 1928 to 1933, giving the world its first taste of national planning. नेशनल प्लानिंग सबसे पहले सोवियत यूनियन के द्वारा इम्प्लीमेंट की गई थ्रू इट्स फर्स्ट 5-year प्लान, जो 1928 से 1933 तक चला, और इस नेशनल प्लानिंग से पूरे वर्ल्ड ने अपनी फर्स्ट नेशनल प्लानिंग नोटिस की। इट वॉज सर्टेन फ्रॉम द स्टार्ट दैट इंडिया नीड्स नेशनल प्लानिंग। The government sought national strategy in order to take an active role in resource allocation and mobilization for equitable growth and development as a result of abject poverty. ये पहले से ही क्लियर था कि इंडिया को एक नेशनल प्लानिंग की जरूरत है। सो एज ए रिजल्ट ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी, ज़्यादा गरीबी होने के कारण गवर्नमेंट ने एक नेशनल स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया। इस स्ट्रेटजी के अंदर उन्होंने जो भी उनके पास रिसोर्सेज थे उन्हें अलग अलग जगह एलोकेट किया, जिससे कि इकोनॉमी में एक इक्विटेबल ग्रोथ आई और इकोनॉमी डेवलप होना स्टार्ट हुई। हमारा अगला टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। इकोनॉमिक प्लानिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, ये देखते हैं हम इकोनॉमिक प्लानिंग क्यों की गई। सबसे पहला इसका रीजन था इकोनॉमिक ग्रोथ। इट एम्स फॉर अ सस्टेनेबल ग्रोथ इन द इकोनॉमी आउटपुट लेवल्स। इसका जो मेन एम था, मेन टारगेट था, वो ये था कि इकोनॉमी में एक सस्टेनेबल ग्रोथ रहे। सस्टेन्ड ग्रोथ इन इकोनॉमिक आउटपुट इट इज वन ऑफ द प्राइमरी गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग का जो मेन प्राइमरी गोल था वो यही था कि एक सस्टेन्ड ग्रोथ रहे इंडिया की इकोनॉमी में। सेकेंड ऑब्जेक्टिव था इसका पॉवर्टी एलिविएशन, गरीबी को खत्म करना, कम करना। वन ऑफ द गोल्स ऑफ इंडिया प्लानिंग इज टू एलिविएट पॉवर्टी। उनका एक और जो गोल था वो ये था कि पॉवर्टी को कम किया जाए, खत्म किया जाए। सेवरल प्रोग्राम्स एम्ड एट एलिवेटिंग पॉवर्टी हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय ऑल द गवर्नमेंट्स टिल डेट। बहुत से प्रोग्राम्स भारत सरकार द्वारा चलाए गए गरीबी को कम करने के लिए, जिसके कुछ एग्जाम्पल है जैसे प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एंड मैनी मोर। आप गूगल में जाके चेक कर सकते हैं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, आपको और क्लैरिटी इस टॉपिक पे मिल जाएगी। थर्ड ऑब्जेक्टिव जो है वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल गोल्स ऑफ प्लानिंग हैज बीन टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया में सबसे जो इम्पोर्टेंट फंडामेंटल गोल था इंडिया का वो यही था कि बेरोजगारी को कम किया जाए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया हैज देयरफॉर बीन एन इंटीग्रल एस्पेक्ट ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इन इंडिया। अभी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को आप पॉवर्टी एलिवेशन से भी आप लिंक कर सकते हैं। पॉवर्टी एलिवेशन के लिए बेसिकली लोगों को इनकम सोर्स होना ज़रूरी है और इनकम सोर्स एम्प्लॉयमेंट के थ्रू ही जनरेट हो सकती है। सो इसमें इसी लाइन में यही समझाया गया है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक इंटीग्रल एस्पेक्ट है पॉवर्टी एलिवेशन को ख़त्म करने के लिए इंडिया की इकोनॉमी से। और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज सोशल जस्टिस एंड रिड्यूसिंग द inequalities. Economic disparities have far-reaching negative consequences in any society, and there were visible economic inequalities in India. किसी भी सोसाइटी में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और इंडिया में ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आसानी से देखी जा सकती है। By the time India started planning, economic planning was widely acknowledged as a technique for addressing all type of economic inequalities and injustice. उस समय जब भारत ने इकोनॉमिक प्लानिंग को अडॉप्ट किया तो ये पूरे वर्ल्ड में वाइडली एक्नॉलेज कॉन्सेप्ट माना जा चुका था, वाइडली एक्नॉलेज टेक्निक मानी जा चुकी थी, जिससे कि सभी इकोनॉमिक जो भी इनइक्वालिटीज थी और इनजस्टिस थे उनका सोल्यूशन मिल सकता था। Next objective is self-reliant economy. Self-reliance was characterized as an endeavor to combat a subservient position in the global economy, not an autarky. Our next objective is modernization of the economy. India's plan prioritized the industrialization of the conventional sector. It began with agriculture, a traditional sector
that necessitated the quick integration of modern farming, dairy and other practices. इंडिया ने सबसे पहले अपने कन्वेंशनल सेक्टर को इंडस्ट्रियलाइज किया, अपग्रेड किया, और उस कन्वेंशनल सेक्टर में सबसे पहले उन्होंने एग्रीकल्चर के साथ स्टार्ट किया। एग्रीकल्चर में क्विक इंटीग्रेशन की गई, मॉडर्न फार्मिंग इंट्रोड्यूस की गई, डेयरी डिपार्टमेंट में नए नए टेक्निक्स यूज किए गए एंड अदर प्रैक्टिसेस यूज की गई। मॉडर्नाइजेशन also refers to the change in social outlook, such as recognition that women should have same rights as men. मॉडर्नाइजेशन में इकोनॉमी की जब मॉडर्नाइजेशन हुई तो सोशल आउटलुक में भी चेंज लाया गया कि वुमेन और मैन जो बराबर हैं उनके दोनों के राइट्स भी सेम होने चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक समझ आ पा रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर दें। ऑल्सो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फाइनेंस दोस्त के हैंडल पे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट्स या इश्यू है तो आप मुझे इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, जहां आपको सभी अपडेट्स और रेगुलर वीडियोस और पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो लेट्स डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। इसमें हम पढ़ेंगे कि इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग कब स्टार्ट हुई और तब से लेके अब तक इकोनॉमिक ट्रेंड क्या रहा इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग का। By the 1930s, there was a political agreement that independent India would be planned economy, and by early 1950, India had begun economic planning. 1930 तक एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट हुआ जिसमें ये कहा गया कि इंडिया को एक प्लान्ड इकोनॉमी होना चाहिए, और 1950 तक इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को प्लान करना, इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट कर दी। इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, सोशियो-इकोनॉमिक प्लानिंग हैज बीन डायरेक्टेड बाय 5 ईयर प्लान्स। इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग जो होगी और अदर जो इकोनॉमिक प्लानिंग होगी उन्हें 5 ईयर प्लान्स के थ्रू डायरेक्ट किया जाएगा। इन अनयूजुअल ईयर ऑफ वॉर्स एंड अदर सच क्राइसिस, इंडिया हैड ऑप्टेड फॉर ईयरली प्लान्स, कॉमनली डिनोटेड एज प्लान्ड हॉलीडेज, एज ए डिपार्चर फ्रॉम 5 ईयर प्लान्स। इंडिपेंडेंस के बाद कुछ ऐसे साल भी हुए जब इंडिया में वॉर्स हुई और अदर क्राइसिस हुए, तो इंडियन गवर्नमेंट को 5 ईयर प्लान्स के बजाय ईयरली प्लान्स को ऑप्ट करना पड़ा उन क्राइसिस से हुई इकोनॉमिक डिक्लाइन को संभालने के लिए, और उन्हें प्लान हॉलीडेज के नाम से डिनोट किया गया। इन 2015, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड द नीति आयोग टू सब्स्टिट्यूट द प्लानिंग कमीशन। 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लानिंग कमीशन को सब्स्टिट्यूट करके नीति आयोग को अपॉइंट किया। आप यहाँ पे नीति का फुल फॉर्म देख सकते हैं। इंडिया हैज अ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग प्रोसीजर that offers a broad framework for economies, developmental and investment requirements. इंडिया के प्लानिंग कमीशन ने एक ब्रॉड फ्रेमवर्क तैयार किया फॉर इकोनॉमी, डेवलपमेंटल एंड इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स। इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए और उस डेवलपमेंट के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स थी वो कहाँ से आएंगी, इसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया। द प्लानिंग कमीशन हैज बिन इन चार्ज ऑफ प्लानिंग इन इंडिया सिंस 1950। 1950 से जो इकोनॉमिक प्लानिंग जिनको चार्ज दिया गया वो प्लानिंग कमीशन के हाथ में था। इट इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी एंटिटी एंड इज हेडेड बाय डिप्टी चेयरमैन एंड प्राइम मिनिस्टर एज चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। इस प्लानिंग कमीशन में एक डिप्टी चेयरमैन होता है एंड एक चेयरमैन होता है। जो चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपॉइंट होते हैं। द प्लानिंग कमीशंस प्लान आर अप्रूव्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन बाय द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल which is chaired by the Prime Minister. प्लानिंग कमीशन के जो भी प्लान्स थे उसे जो इम्प्लीमेंट करता है वो एक अलग डिपार्टमेंट था जिसका नाम था NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और इसी भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जाता था। इन लाइन विद दिस रिफॉर्म एग्जीक्यूटिव, द इंडियन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड द नीति आयोग टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। इसी इकोनॉमिक प्लानिंग को ऑब्जेक्टिव को पूरे करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग से रिप्लेस किया। दिस वॉज डन टू बेटर सर्व द नीड्स एंड एम्बिशन ऑफ पीपल इन इंडिया। नीति आयोग वॉज एस्टेब्लिश्ड एज ए थिंक टैंक टू प्रोवाइड रेलेवेंट स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू गवर्नमेंट एट द फेडरल
and state levels on a wide range of policy issues. नीति आयोग को एक थिंक टैंक की तरह एस्टेब्लिश किया गया, जिसका मेन जो काम था वो था कि गवर्नमेंट को एक रेलेवेंट स्ट्रेटजी देना और असिस्ट करना गवर्नमेंट को बोथ स्टेट और फेडरल लेवल पे इस इकोनॉमिक प्लानिंग को और बढ़िया तरीके से सक्सेसफुल करने के लिए और डिफरेंट पॉलिसी इशू को एड्रेस करने के लिए। अभी हम 5 ईयर प्लान्स देखेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस और टिल 2023 क्या 5 ईयर प्लान्स हुए हैं। बुक में गाइस थ्योरी दे रखी है पर 5 ईयर प्लान की हम थ्रू एक टेबल वही सब डिटेल्स एक टेबल के थ्रू देखेंगे। द 5 ईयर प्लान्स आर मोस्ट सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल प्लानिंग एंड दे आर कॉन्स्टेंटली executed to obtain the intended results. इकोनॉमिक प्लानिंग में 5 ईयर प्लान बहुत सिग्निफिकेंट रोल था उनका एंड दे आर कॉन्स्टेंटली एग्जीक्यूटेड टू ऑब्टेन द इंटेंडेड रिजल्ट्स, और उन्हें हर 5 साल बाद एग्जीक्यूट किया गया जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिजल्ट चाहिए थे उन्हें हासिल करने के लिए। तो लेट अस सी द 5 ईयर प्लान्स। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो 1951 से 1956 तक चला। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? रिहैबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज, क्विक एग्रीकल्चर ग्रोथ टू अटेन फूड सेल्फ सफिशिएंसी। जो रेफ्यूजी थे उस टाइम पे उनको रिहैबिलिटेट करना इसका ऑब्जेक्टिव था। सेकंड, क्विक एग्रीकल्चर ग्रोथ। उस टाइम जो एग्रीकल्चर ग्रोथ था उसका मेन ऑब्जेक्टिव इसलिए था कि उस टाइम जो फूड सेल्फ सफिशिएंसी है इंडिया की वो अटेन करना था इंडिया को। इन्फ्लेशन मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटाइजेशन ऑफ इरिगेशन एंड पावर बजट। महंगाई को मैनेज करना एंड इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट्स उन्हें प्रायोरिटाइज किया गया है फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान की आउटकम क्या रही? द प्लान एम्ड एट 2.1% ग्रोथ रेट एंड अटेन्ड 3.6% ग्रोथ रेट। जो इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो एम था वो 2.1% ग्रोथ रेट का था। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3.6% ग्रोथ रेट अचीव की। The government was given an active role in all economic areas. सभी इकोनॉमिक एरिया में गवर्नमेंट ने एक एक्टिव रोल निभाया। 5 इंडियन इंस्टीट्यूट्स वर एस्टेब्लिश्ड एज प्रीमियम टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स एंड उस समय 5 IIT इस्टेब्लिश किए गए। सेकेंड प्लान जो था वो 1956 से 1961 तक रहा। इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स थे, द पॉलिसी एम्फेसाइज फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन with a consideration of heavy industries and capital use. सेकेंड 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्रियलाइजेशन था, मेन ऑब्जेक्टिव यही था इंडस्ट्रियलाइजेशन। एंड उसकी असेसमेंट देखें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टारगेट था वो 4.5% था, वेयरएज जो अचीव टारगेट रहा वो 4.2% रहा। इट कुड नॉट बी फुली एग्जीक्यूटेड ड्यू टू इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सेकेंड 5 ईयर प्लान पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं किया जा सका बिकॉज ऑफ insufficient foreign exchange. Hydroelectric power plants and 5 steel plants were built in Bhilai, Durgapur and Rourkela. Hydroelectric power plants और 5 steel plants भी तब बनाए गए। थर्ड 5 ईयर प्लान जो था वो 1961 टू 1965 रहा। इस 5 ईयर प्लान का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, द प्लान्स की गोल वर बूस्टिंग नेशनल इनकम बाय मोर देन 5% पर एनम। हर साल जो नेशनल इनकम थी वो 5% बढ़नी चाहिए, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। सेकेंडली जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसके अंदर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स था उसे दोबारा इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। एंड सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो इंडस्ट्रीज का एक्सपेंशन था उसे इसमें इंक्लूड किया गया। थर्ड ईयर की जो असेसमेंट है वो देखते हैं। द थर्ड 5 ईयर प्लान प्रोजेक्ट ग्रोथ रेट वॉज 5.6% while the actual growth was 2.4%। थर्ड 5 ईयर प्लान में जो ग्रोथ का टारगेट था वो 5.6% था, बट इंडिया 2.4% ही अचीव कर पाया क्योंकि 1961 टू 65 में जो भी वॉर्स हुई और जो ड्रॉट कंडीशन हुए वो इसका मेन रीजन था। इस डिफरेंस का 5.6 और 2.4 में जो भी डिफरेंस था वो वॉर्स और ड्रॉट कंडीशंस के कारण अचीव नहीं हो पाया। जैसे कि हमने पहले पढ़ा, कुछ वॉर्स और ड्रॉट कंडीशंस के कारण गवर्नमेंट 5 ईयर प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाई, तो उसके जगह गवर्नमेंट ने एनुअल प्लान्स की तरफ स्विच किया, जिसे प्लान हॉलीडेज के नाम से जाना गया। वी कैन सी प्लान हॉलीडेज। प्लान हॉलीडेज से एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में।
तो keep this thing in mind. The larger objectives of this annual plans were integrated into fourth plan. जो इसके objectives थे उसे fourth 5-year plan में include किया गया. A new agriculture strategy was implemented, including the distribution of high-yielding seed varieties, extensive fertilizer usage, irrigation potential exploitation, and soil conservation. एक नई एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई जिसमें हाई यील्डिंग सीड यूज किए गए, फर्टिलाइजर्स यूज किए गए ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और बढ़ सके. लेट अस सी द फोर्थ 5-year प्लान जो 1969 से 1974 तक चला. इसके ऑब्जेक्टिव्स थे. द प्लान वाज बेस्ड ऑन द गडगिल स्ट्रेटजी with a special emphasis on the idea of growth with stability and progress towards self-reliance. ये प्लान था वो गडगिल स्ट्रेटजी पर बेस्ड था जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो ग्रोथ हो वो स्टेबिलिटी के साथ हो और इंडिया एक सेल्फ रिलायंस कंट्री बने. इसकी असेसमेंट देखें. ड्रॉट्स and the Indo-Pak War of 1971-72 compelled the economy to diversify capital, causing a financial crunch for the plan. The fourth 5-year plan target growth rate was 5.6%, while the actual growth rate was 3.3%. ड्रॉट्स और इंडो-पाक वॉर जो 1971-72 में हुई उसके कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपना जो कैपिटल था वो उसे डाइवर्सिफाई करना पड़ा और जगह पे, जिसके कारण एक फाइनेंशियल क्रंच उस टाइम इंडिया में पैदा हो गया. उस टाइम जो ग्रोथ रेट का टारगेट था वो 5.6% था, बट इंडिया 3.3% ही अचीव कर पाया ड्यू टू ड्रॉट एंड इंडो-पाक वॉर. लेट अस मूव टू आवर फिफ्थ 5-year प्लान जो 1974 से 1979 तक चला. फिफ्थ 5-year प्लान का जो ऑब्जेक्टिव था वो पॉवर्टी रिडक्शन था एंड सेल्फ रिलायंस था. लेट्स द प्लान एम्फेसाइज एग्रीकल्चर. फिफ्थ 5-year प्लान के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे वो पॉवर्टी रिडक्शन थे, सेल्फ रिलायंस था एंड एग्रीकल्चर पे एम्फेसिस किया गया. इस फिफ्थ ईयर प्लान में द इंदिरा गांधी एडमिनिस्ट्रेशन नेशनलाइज्ड 14 मेजर बैंक्स एंड द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया बूस्टेड एग्रीकल्चर. 5-year प्लान में इंदिरा गांधी जी ने 14 मेजर इंडियन बैंक्स को नेशनलाइज किया और एक ग्रीन रेवोल्यूशन भी लाया गया जिसके कारण इंडिया की जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है उसे बूस्ट मिला. The targeted growth was 5.2%, while the actual growth was 5.5%. जो टारगेट था ग्रोथ का 5.2% था, बट ऑन द अदर हैंड इंडिया ने 5.5% अचीव किया. नेक्स्ट 5-year प्लान इज सिक्स्थ प्लान जो 1980 से 1985 तक चला. द स्ट्रेटजी वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द फ्रेज गरीबी हटाओ एंड द फैमिली प्लानिंग वाज ब्रॉडन टू कॉम्बैट पॉपुलेशन ग्रोथ. सिक्स्थ 5-year प्लान में एक फ्रेज दिया गया गरीबी हटाओ. फ्रेंड्स, गरीबी हटाओ ये जो फ्रेज है इसे ध्यान रखिएगा, ये सिक्स्थ प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया जो 1980 से 1985 तक चला. गरीबी हटाओ फ्रेज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है. एंड इसी प्लान में फैमिली प्लानिंग का लॉ भी इंट्रोड्यूस किया गया ताकि जो पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही थी उसे कंट्रोल किया जा सके. इसकी असेसमेंट देखते हैं. द प्लान बिगेन विद द टारगेट ग्रुप स्ट्रेटेजी as well as the implementation of many national level programs and schemes addressing specific problems and areas of development. Most objectives were met with 5.5% growth. इसमें काफ़ी नेशनल लेवल प्रोग्राम्स चलाए गए, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया गया एंड इसमें 5.5% ग्रोथ देखी गई. नेक्स्ट प्लान इज सेवेंथ 5-year प्लान जो 1985 से 1990 तक चला. The plan's major objective was to improve growth in areas such as boosting economic activity, increasing food grains, and creating jobs through social justice. इस प्लान का जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो था कि इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करना, फूड ग्रेन्स इंक्रीज करना एंड जॉब्स क्रिएट करना. इसके असेसमेंट देखते हैं. द जवाहर रोजगार योजना was begun in 1989 with the goal of creating wage employment for rural impoverished people. जवाहर रोजगार योजना स्टार्ट की गई 1989 में जिसका गोल था उन्हें एम्प्लॉयमेंट देना और उन्हें गरीबी से बाहर लेके आना. टारगेट जो था इसका 5% था और इंडिया 6% टारगेट अचीव कर पाया. नेक्स्ट एनुअल प्लान. एनुअल प्लान हम प्लान हॉलीडे के नाम से जाने जाते हैं. कीप दिस इन माइंड. प्लान हॉलीडे इंपॉर्टेंट फ्रेज है. ये वो प्लान होते हैं जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने नॉर्मल 5-year प्लान से हटके सिंगल ईयर के प्लान्स बना रही. Let us see.
The eighth plan could not take off due to fast changing political environment at the center. The primary focus was on increasing employment and social reform. जो 8वां 5 ईयर प्लान था वो अडॉप्ट नहीं किया जा सका बिकॉज जो पॉलिटिकल पावर्स हैं, जो पार्टीज हैं, वो चेंज हुई सेंटर में. इसका मेन फोकस था एम्प्लॉयमेंट और सोशल रिफॉर्म. इट मार्क द स्टार्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन. इस एनुअल प्लान के दौरान प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन की स्टार्टिंग हुई इंडिया में. 8th 5 ईयर प्लान जो 1992 से 1997 तक रहा. इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं. रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, रैपिड एक्सपेंशन इन एग्रीकल्चर एंड एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज, रैपिड ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, increase exports and imports, reduction in trade and current account deficits were the objectives of the plan. 8th प्लान का जो ऑब्जेक्टिव था वो ना कि सिर्फ एक ग्रोथ पे था, रैपिड ग्रोथ था सभी डिपार्टमेंट्स का, सभी इकोनॉमी डिपार्टमेंट्स का. रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स में, इन सब में रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव रखा गया. It introduced the indicative planning concept in India to bring out economic reform. LPG policies were implemented. LPG policy को introduce किया गया. The target growth rate was 5.6%, while the actual growth was 6.7%. To see our next 9th plan, जो 1997 से 2002 तक चला. The 9th 5-year plan's primary objective was growth विद जस्टिस एंड इक्विटी. 9th 5-year प्लान का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो ग्रोथ तो था ही, बट अब ग्रोथ के साथ साथ सभी समाज के तबकों का इक्वल ग्रोथ हो, इसका ध्यान रखा गया. देयर वाज एन एम्फेसिस ऑन द 7 आइडेंटिफाइड बेसिक मिनिमम सर्विसेज, BMS. 7 अलग अलग टाइप की सर्विसेज इंट्रोड्यूस की जो बेसिक मिनिमम सर्विसेज BMS के नाम से जानी गई. The issue of fiscal consolidation became a top priority of governments for the first time. Fiscal consolidation को top priorities पे रखा गया गवर्नमेंट के द्वारा. The 9th plan target was 7.1%, whereas the actual growth was 6.8%. Let us see our 10th plan जो 2002 से 2007 तक चला. The top priorities were to achieve strong growth rates, reduce poverty rates by 5%, provide gainful and high quality employment, and eliminate gender inequalities in literacy and wage rates by at least 50% by 2000. इसके ऑब्जेक्टिव्स थे वो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट्स थे. पॉवर्टी को 5% से कम किया जाना था 2007 तक. एक हाई क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट देना इंडिया के नागरिकों को, और जो जेंडर इक्वालिटीज इंडिया में थी उसे खत्म करने के लिए भी ऑब्जेक्टिव्स रखे गए. यहाँ इस समय द एक्चुअल ग्रोथ वाज 7.7% कंपेयर टू टारगेट ऑफ 8.1%. और नेक्स्ट 5-year प्लान इज 11th प्लान जो 2007 से 2012 तक चला. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स वर टू अचीव क्विकर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ. इस 5-year प्लान का जो ऑब्जेक्टिव था वो ग्रोथ ही था, बस उसे ज़्यादा रैपिड, ज़्यादा जल्दी अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव रखा गया है. The Planning Commission expressed worry about meeting growth expectation as a result of fiscal responsibility and budget management act. It achieved 7.5% GDP growth, which was less than target of 9%. उस समय फाइनेंस प्लानिंग कमीशन ने अपनी वरी दिखाई बिकॉज इंडिया जो टारगेट था उसे अचीव नहीं कर पा रहा था ग्रोथ को. उस समय के दौरान इंडिया 7.5% की ग्रोथ अचीव कर पाया. ऑन द अदर हैंड जो टारगेट था वो 9% था. हमारा नेक्स्ट प्लान है 12th 5-year प्लान जो 2012 से 2017 तक रहा. इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बाय 4%, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बाय 10%, एंड इंक्रीजिंग ओवर 88,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को 4% से इंक्रीज करना, मैन्युफैक्चर सेक्टर को 10% और 88,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इसका मेन ऑब्जेक्टिव था. The planned target was 8%, while actual achievement was 6.7%. प्लान का जो टारगेट था वो 8% था, बट इंडिया एक्चुअल जो उसने अचीव किया वो 6.7% रहा. तो यहाँ हमारे सभी 5-year प्लान खत्म होते हैं. 5-year प्लान जो प्लानिंग फॉर्मेशन था उसकी जगह नीति आयोग ने उसे रिप्लेस कर दिया था. सो लेट अस सी द असेसमेंट ऑफ 5-year प्लान परफॉर्मेंस. इन 5-year प्लान्स में
इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रही। ब्रीफली हम सभी 5 ईयर प्लान के बारे में देखते हैं। टू रिकैप, द फंडामेंटल गोल ऑफ इंडियाज 5 ईयर प्लान वाज टू रीच नेशनल इनकम एज वेल एज पर कैपिटा इनकम। जो फंडामेंटल गोल था इन 5 ईयर प्लान का, इकोनॉमिक जो प्लानिंग हुई उसका यही था कि नेशनल इनकम को बढ़ाना और पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना। However, both national and per capita income growth were quite modest during the planning era. मगर दोनों नेशनल और पर कैपिटा इनकम में जो ग्रोथ देखी गई वो ठीक ठाक देखी गई। 7 of the 12 5-year plan experience lower growth rates than expected. इन 12 5-year plans में से 7 5-year plan में जो ग्रोथ रेट्स थे वो उतना अचीव नहीं कर पाए जितना टारगेट सेट किया था। Growth rate were modest during the first 3 decades of planning, but then picked up. पहली 3 5-year plans में modest रहा growth rate, but उसके बाद growth rate बढ़ना start हुआ। Massive fluctuations were another aspect of tools. Massive fluctuations भी आई क्योंकि drought आया और 2 wars भी आई जिसके कारण growth rate में fluctuations आई। Negative per capita income growth has recorded in 1971 and 1991-1992. इन ईयर्स में 1971-72 एंड 1991-92 में नेगेटिव पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रिकॉर्ड की गई। एग्रीकल्चर ग्रोथ हैज इंडीड बीन हाईली वोलेटाइल ड्यू टू चेंज इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स। द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ द 1960 एंड गवर्नमेंट एफर्ट्स टू प्रमोट एग्रीकल्चर बाय डिफरेंट प्रोग्राम्स हैव बीन वर्क स्प्लेंडिडली फॉर द कंट्री। जो 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया और गवर्नमेंट्स के और एफर्ट्स थे जो प्रमोट कर रहे थे एग्रीकल्चर को, उसने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को और अच्छा एक ग्रोथ प्रोवाइड किया। टुडे इंडिया हैज नॉट ओनली अटेन्ड सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन बट आल्सो ए लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ मैनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। आज इंडिया ने सेल्फ सफिशिएंसी ही नहीं हासिल की है फूड ग्रेन्स में, बट ऑल्सो एक लीडिंग एक्सपोर्टर बन चुका है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। अब इंडिया एक्सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अदर कंट्रीज को। With the expansion of iron, steel, machine, tool and heavy engineering industries, India had made major strides toward capital equipment self-sufficient. एग्रीकल्चर के अलावा आयरन एंड स्टील में, मशीन टूल्स में और हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में भी इंडिया ने काफी एक्सपेंशन किया है। इंजीनियरिंग आइटम्स अकाउंट ऑफ टू सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट्स कंट्रीब्यूट फॉर 86% ओवरऑल मर्चेंडाइज। इंडिया जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है वो एक काफ़ी सिग्निफिकेंट पोर्शन है। यहाँ जैसे कि दिया गया है कि 86% ऑफ ओवरऑल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करता है इंडिया। सो एज वी नो कि प्लानिंग कमीशन को सब्स्टिट्यूट करके नीति आयोग को लाया गया। अब हम नीति आयोग के बारे में पढ़ते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। The National Institution for Transforming India, known as Niti Aayog, was established on January 1, 2015 by a resolution of Union Cabinet. नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 में एस्टेब्लिश किया गया। नीति आयोग is the government of India's top policy think tank, offering both directional and policy situation. नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक थिंक टैंक है जो पॉलिसी सजेशंस देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फॉर बेटर ग्रोथ। Niti Aayog gives relevant technical assistance to the center and states in designing strategic and long-term policies and program for Government of India. नीति आयोग टेक्निकल असिस्टेंस देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एंड स्ट्रेटजीज बनाता है पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया में ताकि बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। यही जो हमने पहले पढ़ा, इकोनॉमिक प्लानिंग के अंडर इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लानिंग कमीशन को सब्स्टिट्यूट करके नीति आयोग को अपॉइंट किया। प्लानिंग कमीशन 1950 में इस्टेब्लिश किया गया। दिस वाज डन टू बेटर सर्व द नीड्स एंड एम्बिशंस ऑफ इंडिया, ए सिग्निफिकेंट स्टेप फॉरवर्ड फ्रॉम द पास्ट। नीति आयोग सर्व्स एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज सेंट्रल प्लेटफॉर्म फॉर ब्रिंगिंग स्टेट्स टुगेदर टू वर्क इन नेशनल इंटरेस्ट। नीति आयोग को एक सिग्निफिकेंट स्टेप की तरह देखा गया एंड आज नीति आयोग सभी स्टेट्स के साथ मिलकर नेशनल इंटरेस्ट में अपना योगदान दे रहा है और बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है। फ्रेंड्स, इसके चेयरमैन और मेंबर्स कौन कौन है नीति आयोग के, ये इंपॉर्टेंट है तो इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। नीति आयोग इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर
नीति आयोग को चेयर कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग में कौन कौन है? एक चेयरपर्सन होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ नीति आयोग है, वाइस चेयरपर्सन होते हैं एंड कुछ फुल टाइम मेंबर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट्स के, एंड वन द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स होते हैं, एंड स्पेशल इनवाइटीज भी होते हैं। तो कीप दिस इन माइंड, इसे अच्छे से याद कीजिएगा कि कौन कौन से मेंबर है और इसे हेड कौन करता है, नीति आयोग। लेट अस सी आवर नेक्स्ट टॉपिक, फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक प्लान्स। इकोनॉमिक प्लान को वायबल करने के लिए, इकोनॉमिक प्लान्स को लागू करने के लिए जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो फाइनेंस चाहिए है इंडिया को, वो कहाँ से आता है वो देखते हैं। इन इंडिया देयर आर 3 की सोर्सेज ऑफ फंड्स। 3 मेन सोर्स है फंड्स आने पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो फंड्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं? डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेज से, सेकंड डेफिसिट फाइनेंसिंग से, एंड थर्ड फॉरेन असिस्टेंस। यही तीन वो मेन सोर्सेज हैं फंड्स के जहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास फाइनेंशियल असिस्टेंस आती है। सो लेट अस डिस्कस इट वन बाय वन। डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेज ये क्या होते हैं? डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेज कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट टू प्लान फाइनेंसिंग अमंग द 3 प्राइमरी सोर्सेज। जो ये डीएमएस है, डोमेस्टिक बजटरी सोर्स, ये इन तीनों में से सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। टैक्सेशन इज अमंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट डोमेस्टिक बजटरी रिसोर्सेज फॉर चैनलाइजिंग फंड्स फॉर प्लानिंग। अब डीएमएस के अंदर जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट पॉइंट है वो है टैक्सेशन। टैक्सेशन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास काफ़ी अच्छा फंड जाता है जिससे वो इकोनॉमिक ग्रोथ पे और लगा सकते हैं। असाइड फ्रॉम रेवेन्यू, एडिशनल डोमेस्टिक फिस्कल रिसोर्सेज सच एज पब्लिक बोरोइंग, स्मॉल सेविंग्स, पब्लिक एंटरप्राइजेस सरप्लस ऑल्सो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू सपोर्ट आर्न प्रोग्राम्स। इन रेवेन्यू के अलावा कुछ और भी है डीएमएस में पॉइंट्स, डीएमएस के सब सेक्टर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फंडिंग देते हैं, जैसे कि पब्लिक बोरोइंग्स, स्मॉल सेविंग स्कीम्स, पब्लिक एंटरप्राइजेस सरप्लस। पब्लिक एंटरप्राइजेस सरप्लस जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, अगर वो सरप्लस में होती है, प्रॉफिट में होती हैं, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ अमाउंट पे कर देती है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यूज करता है। दिस इज द अमाउंट एलोकेटेड फ्रॉम द फेडरल एंड स्टेट बजट्स टू फंड द प्रोग्राम्स इन्वॉल्विंग इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द प्लान पीरियड। एंड यही अमाउंट फेडरल और स्टेट लेवल में यूज किया जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। सेकंड फंडिंग सोर्स इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। Deficit financing can happen when the total income of government falls below its total expenditure. Deficit financing तब होती है जब गवर्नमेंट की टोटल इनकम उसके टोटल एक्सपेंडिचर से कम होती है। The government resorts to withdraw money from its cash deposit in RBI or orders the RBI to print new currency notes or borrows money from public in the form of bonds and other securities. ऐसे केस में गवर्नमेंट को आरबीआई से कैश जो उसके पास जमा होता है गवर्नमेंट का, उसे विड्रॉ करना पड़ता है, या फिर गवर्नमेंट आरबीआई को निर्देश देती है नए करेंसी नोट्स प्रिंट करने के लिए ऑल्सो, या फिर वो पब्लिक बोरोइंग्स भी ले लेती है इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज। द डेफिसिट इज फाइनेंस्ड बाय बोरोइंग लोन्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक एंड इवन स्टेट गवर्नमेंट्स थ्रू एड हॉक ट्रेजरी बिल। इसके अंदर ट्रेजरी बिल्स इशू किए जाते हैं जिसमें सेंट्रल बैंक से या कमर्शियल बैंक से या इवन स्टेट गवर्नमेंट से भी गवर्नमेंट लोन लेती है और उसके बदले उन्हें ट्रेजरी बिल्स इशू करती है। द डेफिसिट फाइनेंसिंग इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ करंट फाइनेंसिंग आफ्टर डीएमएस। आफ्टर डीएमएस जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है फाइनेंसिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। इन डेफिसिट फाइनेंसिंग सरप्लस मनी ऑफ द टैक्स पेयर इज लेंट टू गवर्नमेंट एंड हेंस इट डज नॉट बोदर द टैक्स। 3 मेन टाइप की डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है, चेक करते हैं। फर्स्ट इज बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स। पब्लिक या फॉरेन गवर्नमेंट से बोरो करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मनी। विड्रॉइंग कैश बैलेंसेज हेल्ड विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो कैश हेल्ड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे विड्रॉ करता है। या फिर बोरोइंग फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इटसेल्फ, सीधा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ही बोरोइंग ले लेती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट सोर्स ऑफ फंडिंग इज फॉरेन असिस्टेंस। External or foreign assistance contribute greatly to India financing strategies. Foreign assistance भी एक अच्छा अमाउंट कंट्रीब्यूट कर देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए फाइनेंसिंग में। The 5 sectors receive highest foreign direct investments equity flow in fiscal year 2021-22,
जो 5 मेजर सेक्टर हैं जिसे हाईएस्ट FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिले हैं फिस्कल ईयर 21-22 में, वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, सर्विसेज सेक्टर जिसके अंदर फाइनेंस एंड बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, नॉन फाइनेंस बिजनेसेस है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ट्रेडिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज. India has been assessing funds from World Bank mainly through IBRD and IDA for various development projects. India कुछ केसेस में वर्ल्ड बैंक से भी फंड्स ले लेते हैं जो वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में फंड यूज होते हैं. IBRD loans through non-concessional are offered relatively on favorable terms compared to commercial sources. IBRD जो लोन अप्रूव करते हैं, जो ऑफर करते हैं, वो काफ़ी सही फेवरेबल टर्म्स में होते हैं अगर हम उसे कंपेयर करें किसी कमर्शियल सोर्स से बोरोइंग लेने के बजाय. IBRD sovereign loans are primarily utilized for infrastructure, poverty alleviation, rural development and human resource development projects. जो IBRD से फंड लिए जाते हैं वो मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होते हैं, पॉवर्टी खत्म करने के लिए, रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए एंड ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के लिए यूज किए जाते हैं. IBRD aims to reduce poverty by promoting sustainable development through loans, guarantees and loan lending service. IBRD एम करता है कि पॉवर्टी को कम किया जाए और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाई जाए किसी भी नेशन में जिसे वो लोन फाइनेंस कर रहे हैं. As India is developing and modernizing, the Indian government is also lending a helping hand to poorer nations across the world. अब इंडिया भी एक डेवलपिंग और मॉडर्नाइज हो रहा है. ऑन द अदर हैंड जो गरीब देश हैं जो इंडिया के मुकाबले में गरीब हैं उनकी हेल्प कर रहा है इंडिया IBRD की तरह उन्हें फंड्स देकर, बोथ टुवर्ड्स एंडिंग पॉवर्टी एंड इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड्स. और इसका भी जो मेन एम है वो यही है कि गरीबी को कम किया जाए और लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव किया जाए. इंडिया हैज़ एमर्ज्ड एज ए बेनेवलेंट डोनर फॉर आवर इमीडिएट नेबर्स. इंडिया भी एक बेनेवलेंट डोनर, एक अच्छा डोनर बन के उभरा है रिसेंट टाइम्स में अपने आसपास के देशों की मदद करने के लिए. राइट्स, यहाँ पे हमारी इस चैप्टर की थ्योरी खत्म होती है. तो लेट अस मूव टू आवर टर्मिनल क्वेश्चंस. Our first question is, which among the following contributes the most to plan financing in India? जैसे हमने ऊपर पढ़ा 3 मेन पॉइंट जो इंडिया को फाइनेंसिंग में हेल्प करते हैं, सबसे ज़्यादा शेयर था वो DMS का था, डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेस. सेकंड क्वेश्चन इज, हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग का चेयरमैन कौन है? हमने अच्छे से पढ़ा ऊपर. नीति आयोग का चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर. नीति आयोग का चेयरमैन और नीति आयोग के मेंबर्स, ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर पढ़ के जाइए, स्टार मार्क कर लीजिए. What was the period of 9th 5-year plan? 9वां 5-year प्लान कब हुआ? 1997 से 2002. 1915 से आप स्टार्ट कर सकते हैं काउंट करना. बीच में जो एनुअल प्लान आए, प्लान हॉलीडे आए, उसे भी ध्यान रखिए. कोई भी 5-year प्लान आपसे पूछ सकते हैं तो इन द मल्टीपल ऑफ 5 1915 से आप काउंट करके उसे मार्क कर सकते हैं. फोर्थ इज, गरीबी हटाओ एलिविएट पॉवर्टी इज द मोटो ऑफ विच 5-year प्लान? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा. गरीबी हटाओ जो फ्रेज दिया था वो किस 5-year प्लान में दिया गया था? वो 6th 5-year प्लान में दिया गया था. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और अपने कॉलेज के साथ इसे शेयर ज़रूर करें.